So good morning everybody. So today we will actually discuss what I have covered intelligent transport system. अब इंटेलिजेंट का हिंदी में थोड़ा मुश्किल होता है, यह है कि प्रतिभाशाली कह लीजिए या कोई जैसे नए तरह की चीज़ें हैं और जो उस तरह का जो सिस्टम है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा सुयोग्य कह लीजिए, तो उसका हम लोग करेंगे कि अभी आजकल क्या कर रहे हैं हम लोग और भविष्य में क्या आने वाला है फ्यूचर में, वो सब के बारे में हम लोग, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है इवॉल्विंग है, टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो रही है, तो उसमें मेन रोल ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका जो कुछ भी अपना मार्केट में आता है और जो कि ये होता है कि वो सफल है वो और जो अफोर्डेबल है, मतलब कि उसको हम लोग अपनी कीमत के हिसाब से कर सकते हैं, तो उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने की कोशिश करते हैं। और ख़ास करके इस एरिया में इस अपना टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो कि बाहर ही विकसित हुई हैं और कुछ हम लोग के यहाँ इंडिया में भी हम लोग पीछे नहीं हैं। ख़ास करके जो सॉफ्टवेयर वगैरह हैं और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैं उनका डेवलपमेंट है वो इंडिया में काफ़ी ज़ोरों से हो रहा है, तो उसको उपयोग करते हुए हम लोग किस तरह से क्या टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, किसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं, और उससे फिर हम मेन एम वही है कि हमारे जो 3 पिलर्स हैं या 3 जो हमारे आउटकम हैं या टारगेट हैं। पहला काम है कि इफ़िशियंसी, इफ़िशिएंट फ्लो, दूसरा है कि स्मूथ फ्लो, और तीसरा जो हम लोग की थीम है उसमें इस सेफ फ्लो। तो इफ़िशिएंट, और जब हम इफ़िशिएंट की बात करते हैं तो उसमें ये नहीं है कि वो खाली अच्छी तरह से चला जाए, सुचारू रूप से चला जाए, साथ में उसमें कास्ट भी इन्वॉल्व है, तो वो वायबल होना चाहिए, मतलब कि वो जो भी हम लोग कोई सॉल्यूशन करते हैं तो उसको ये है कि वो कास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इकोनॉमिकली भी वायबल होना चाहिए, मतलब उसको बेनिफिट कास्ट रेशो जो है हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो जब इवैल्यूएशन करते हैं तो उसमें बेनिफिट कास्ट रेशो से खास करके हम लोग जनरल तरीके से करते हैं, और ज़्यादा अब डिटेल में जाते हैं तो फिर बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो इवैल्यूएशन की, उनको भी उपयोग करते हैं, पर मोटे तौर पर कह लीजिए आप कि हम लोग बेनिफिट कास्ट रेशो को यूज़ करते हैं, जो आपके जब तक कि स्पेसिफिकली कहा नहीं जाए या उतना डिटेल में जाना हो, क्योंकि जो दूसरा कोई भी प्रोसेस हम करते हैं तो उसमें हम लोग को बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना है, और जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। पहली बात तो डेटा मिलना मुश्किल होता है, एक्यूरेट डेटा, अगर वो मिल भी गया तो उसको फिर एनालिसिस में भी टाइम लगता है, तो वो फिर जो है उसके हिसाब से फिर आपके बहुत सारे हैं इवैल्यूएशन या इकोनॉमिक इवैल्यूएशन के कई टेक्निक्स हैं, उनको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। बट मोटे तौर पर सबसे बस ये है कि भाई आप जैसे कोई भी काम करते हैं या किसी को देते हैं अनजान आदमी को, तो उसका पहला क्वेश्चन ये होता है कि इसमें मेरा क्या है, कि भाई मेरा क्या है इसमें, मेरे को क्या लाभ है। तो इसी तरह से जब आप कोई अथॉरिटी को, क्योंकि इस रोड सेफ्टी में आपको फंडिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तो जब आप फंडिंग करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आपको जो भी अथॉरिटी हैं, आपका डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है या कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका बस यही पहला है कि भाई आपका जो इसमें बेनिफिट क्या है, बेनिफिट कास्ट रेशो क्या है, कि कितनी लागत आएगी और इसमें मेरे को क्या फ़ायदा होगा। तो लाभ और जो हानि जो बहुत ट्रेडिशनल चला आ रहा है उसी को हम लोग इसमें भी अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट या सो जो भी रोड सेफ्टी, पहला तो स्ट्रेटेजी के आपके बारे में जैसे है कि वो हमेशा, क्योंकि हर लेक्चर में हमने ये किया है कि भाई हम क्यों करना चाहते हैं, हमारा एम क्या है, तो वो आपको कॉमन मिलेगा उसमें। नेक्स्ट प्लीज।
तो पहली चीज़ जो वो आपने बताया कि जो टर्म्स ऑफ यूज़ करते हैं, तो इसको आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो उसमें है कि अब हम लोग रोड एक्सीडेंट टर्म नहीं यूज़ करते हैं, हम लोग सब जगह रोड क्रैश करते हैं। तो एक्सीडेंट है कि वो आप नोइंगली अननोइंगली बाय चांस ये हो सकता है, बट रोड क्रैश जो है उसमें मतलब कि आपके ऊपर पूरा अधिकार है। ये जो कुछ भी रोड क्रैश हो रहा है ये आपकी अपनी कंडीशन के, अपने बिहेवियर या अपने जो भी आपने किया है उसकी वजह से हो रहा है। क्योंकि जब तक कोई एक्टर नहीं है, एक्टिंग नहीं कर रहा है, तब तक वो रोड क्रैश नहीं होगा। गाड़ी जब तक मूव नहीं करेगी तो वो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। तो उसमें या तो कोई गाड़ी खड़ी भी है, अगर रोड के किनारे खड़ी है और कोई आकर के हिट करता है तो उसमें भी एक्टर है। तो इसलिए वो है कि ये जो मतलब ये है कि ये भगवान भरोसे नहीं है। लोगों का मेन ख्याल यही होता है, हम पाकिस्तान में कुछ काम कर रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा अल्लाह भरोसे, ये अल्लाह की मर्जी, तो वो नहीं है। इसमें कोई ना कोई जो भी काम, ये जो आपका रोड क्रैश हो रहा है या रोड एक्सीडेंट हो रहा है, तो एक्सीडेंट से यह है कि वो बाय एक्सीडेंट जैसे बोलते हैं कि वो बाय एक्सीडेंट हो गया। बट रोड क्रैश जो एक ऐसी चीज़ है जो किसी न किसी के द्वारा होता है और किसी न किसी सरकमस्टांसेस में होता है। कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें वो हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो रोड क्रैश है, अगर आप एक्सीडेंट बोलेंगे तब ये होगा कि भाई हम उसको रोक नहीं सकते, वो तो होना ही होना है, भगवान की मर्जी है। पर जो रोड क्रैश है वो आपके कंट्रोल में है, आपके हाथ में है, तो इट इज़ प्रिवेंटेबल। तो जो रोड क्रैश है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो अगर आप सफिशिएंट मतलब हर तरह का एक्शन लें, जो हम लोग प्रोएक्टिव एक्शन बोलते हैं, तो अगर आप वो सब ड्राइवर को प्रॉपर ट्रेंड करें, उसको प्रॉपर स्किल दें, गाड़ियाँ अच्छी हों, गाड़ियाँ का इंस्पेक्शन हो, रोड अच्छी हों, रोड के अपना जो रोड साइड फीचर्स हैं वो सब अच्छे हों। जैसे पेड़ ही लगाया है, अब बहुत सारे लोग होता है कि भाई अपना बढ़िया रोड दिखे तो पेड़ लगा दो। अब वो पेड़ कहाँ लगाना, पेड़ का तना जो वो आगे बढ़ कर के जब वो बनेगा तो उसकी वो कितनी होगी, आपका मोटाई जो है, तो वो ये ध्यान रखना है कि भाई पेड़ को लगाना, जिसको हम लोग क्लियर जोन बोलते हैं, कि अगर स्पीड और वॉल्यूम के हिसाब से उसमें हर एक रोड का जो है वो एक क्लियर जोन का कंसेप्ट होता है। तो उस क्लियर जोन में आपको कोई भी हैजार्ड नहीं रखना है। पोल है, वाल है, जैसे अब वो फेमस जो अपना था वो मिस्त्री जी का केस, जो डेडली क्रैश हुआ, तो उसमें यह था कि वो वाल जो है वो 3 से 2 लेन में जब जा रहे थे तो पहले तो इंडिकेटर वगैरह नहीं था। अच्छा, दूसरा लोग जो बताते हैं कि वो जाना भी चाहें तो वो ट्रक चल रहा था उनके पैरेलल, तो उनको अपना वो नहीं जा पाए और जाके सीधा फिर वो दीवार में ठोक दिया। अब दीवार में वो जब वो अपना वो स्ट्राइक हुआ तो इतने फोर्स से स्ट्राइक हुआ कि जो लोग, एक तो जो सीट बेल्ट भी नहीं पहने थे, और इसके बावजूद भी उसमें से हमारे ख्याल से 4 में से 2 आदमी की डेथ ऑन द स्पॉट हो गई। अभी जो दूसरा ये केस था जो जैसे फेमस हुआ, ये आपका देहरादून वाला, 7 बच्चे गए थे, स्पीड था, ड्रिंक एंड ड्राइव था, वो जाके ट्रक से टकरा गए। और बहुत केसेस हो रहे हैं जिसमें कि ट्रक खड़ा हुआ है और आदमी स्पीड से आ रहा है, उसको दिख नहीं रहा है, या वो अपना फटीग्ड है या नशे में है, और जाके वो उसने टकराया और 5-5, 7-7 आदमी की डेथ हो गई। तो ये जो सब चीज़ें हैं इनको हम लोग रोक सकते हैं। और इसमें सिर्फ वही है कि जो क्रैश जो है उसको हम लोग को, और आगे ये अब सब जगह ये जो टर्म्स है वो क्रैश को यूज़ करते हैं। इसी तरह से अभी बोलते थे कि भाई वो रोड टोल कितना हो गया, या हाउ मेनी पीपल हैव बीन किल्ड, तो रोड डेथ या रोड किल है। तो उसकी बजाय अब आजकल हो गया कि रोड ट्रॉमा आपको यूज़ करना है। और इसी तरह से जो किल्ड है उसकी जगह लाइव्स लॉस्ट है, क्योंकि किल्ड जो है वो है कि भाई somebody has deliberately done something,
तो लीगली जो डेफिनेशन है किल्ड का मतलब ये है कि कोई, तो उसमें फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कल्प्रिट है या किसने ये किया है, और उसके हिसाब से उस पर आपको पुलिस को भी एक्शन लेना है। तो दिस इज जस्ट लाइक मर्डरर, तो मर्डरर हैज़ किल्ड द समबडी। तो इसमें ये नहीं है, ये बहुत सारी जो सिचुएशन है, बहुत सारे सरकमस्टांसेस हैं और बहुत सारी इवेंट हैं, उसकी वजह से जो है ये रोड क्रैश हो रहा है और उसकी वजह से ये जो फैटेलिटी या सीरियस इंजरी हो रही है। तो इसलिए उसको लाइव्स लॉस्ट कह लीजिए, या फिर जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं वही जो हताहत। हाँ जी, लेकिन इसमें तो लिखा है कि लाइफ लॉस्ट मत बोलिए, किल्ड बोलिए। नहीं हाँ सर, यूज किल्ड इंस्टेड ऑफ लाइफ लॉस्ट, ये बोल रहा है। अच्छा, तो ये उन्होंने वो कर दिया है कि मतलब चेंज, तो वो जो लाइव लास्ट पहले जो था उसकी जगह आप किल्ड यूज़ करके। पहले लिखा जाता हाँ जी, क्योंकि उसमें कोई रीजन आप हाँ जी, नहीं कर सकते। हाँ जी, अब किल्ड मतलब हाँ जी, somebody has done। हाँ सॉरी आई हैव सम मिस्टेक। तो उसमें जो एग्जांपल उन्होंने जो देखा है, इंस्टेड ऑफ 2 लाइव्स वेयर लॉस्ट दैट क्या लिखा है, 2 people वेयर किल्ड इन द क्रैश। हाँ, तो ये इस टाइप का है। हाँ जी, हाँ, तो वो आपको थोड़ा इसको ये क्यों, बिकॉज इट इज़ जस्ट अभी कम आया है, मतलब लास्ट वीक जो इंटरनेशनल जो जर्नल हैं उसमें उन्होंने ये सर्कुलेट किया है और हमने भी उसको ध्यान से नहीं पढ़ा उस समय। हाँ जी, आगे चलिए। तो ये एज यूजुअल है, आज आपके पेपर में भी अगर आप देखें तो भोपाल का ही केस है, करीब 90% 89% इंक्रीज़ हुआ है। तो सभी जगह पर मतलब ग्लोबली जैसे हमने बताया कि भाई आपको इंटरनेशनल लेवल पर आपके अमेरिका में, स्विट्ज़रलैंड में, आयरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में ये आपका कोविड के बाद से ट्रेंड इज़ ऑलवेज अप। इवन वाशिंगटन में हमने अभी कल डेटा देखा, तो सब जगह ये है कि भाई वो नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं और उसमें मेन फैक्टर वही सब जगह है कि आपका जो इस ओवर स्पीडिंग या एक्सेसिव स्पीडिंग है वो 35% से लेकर 72% इतना इन्वॉल्व है। और वही जो फार्मूला है जो फिजिक्स का कि काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ mv², तो v मतलब वहाँ पे स्पीड है कि स्पीड ऑफ जो रिलेटिव स्पीड ऑफ कोलिजन, तो वो जो रिलेटिव स्पीड ऑफ कोलिजन जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वो सीवियरिटी ऑफ एक्सीडेंट उतना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा डैमेज होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, जानना है। तो हमारा एम यही होता है कि हम कॉन्फ्लिक्ट तो होने नहीं दें, सेग्रीगेशन हम लोग करें उसको टाइम और स्पेस में। टाइम में मतलब जैसे सिग्नल में कर दिया, तो ये है कि आपको दोनों जो ग्रीन होगा तो सिर्फ सीधे वाले जाएंगे, सामने वाले रुके रहेंगे, तो वो उसको टाइम में सेग्रीगेशन बोलते हैं। और जब हम फुटपाथ के बना देते हैं या फिर क्रॉस वॉक बना देते हैं और उसमें फिर हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, स्टॉप लाइन लगा देते हैं या वहाँ पुश बटन सिग्नल दे देते हैं या कोई आदमी सुपरवाइज़र उसको क्रॉस कराता है, तो उस समय फिर ये जो सेग्रीगेशन है इट इज़ इन अपना स्पेस, मतलब स्पेशल सेग्रीगेशन है। BRT से बनाया तो BRT का एक अलग रूट बना दिया आपने, मेट्रो का है वो अलग रूट है, तो वो जो है सेग्रीगेशन अगर हम लोग कर देते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा। तो पहला तो हम लोग का यही है कि एम जितना ज़्यादा हो सके, और ख़ास करके जब वनरेबल रोड यूज़र है। वनरेबल रोड यूज़र कौन होता है? जो कि मतलब प्रोटेक्शन जिसको नहीं है, जैसे पैदल चलने वाला आदमी है, आपका बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो बस से उतर कर के जो आदमी वॉक कर रहा है, बस पैसेंजर है वो है। इवन 2 व्हीलर को हम लोग वनरेबल रोड यूज़र कहते हैं। पर एक इंडिया में ऐसा है कि अभी हमने जो स्टडी किया उसके हिसाब से है कि भाई यहाँ तो 25,000 कार में बैठे हुए जो है वो की डेथ हो रही है। तो जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से है कि जो सस्ती कारों में या अनसेफ कारें हैं, 0 to 3 स्टार वाली कार में कोई बैठा है तो वो भी वनरेबल है। तो हम लोग को प्रोटेक्शन उनको सबको देना है और उनको सेग्रीगेट करना है, जहाँ तक हो सके उनको सेग्रीगेट करना है, और साथ साथ में उनकी सेफ्टी के लिए हम लोग को सब काम करने हैं।
जैसे हमने बताया कि भाई दिल्ली में हम जनरल मैनेजर थे, हम लोग 8,000 बस चलाते थे और डेली कम से कम 60 लाख लोग जो ट्रिप थी वो होती थी। पर एक बार आप बस के अंदर चले गए, बस में बैठ गए, तब आदमी कभी ऐसा कोई मतलब रेयरली कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, मतलब वो अननेचुरल काज से हुआ कि मतलब कोई को हार्ट अटैक आ गया या वो हो गया। पर पूरे साल भर में अब आप सोचिए कि 60 लाख लोग ट्रिप रोज कर रहे हैं और वो साल भर कर रहे हैं, पर कभी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। बट सेम हम लोग की जो बस थी, जब वो रोड पे जाती थी, क्योंकि मिक्स ट्रैफिक है, 2 व्हीलर हैं, पेडेस्ट्रियन हैं, तो 900 लोग जो हैं उनकी डेथ होती थी। तो 900 लोगों की फेटेलिटी होती है। तो इसलिए उसमें केस में जो आज के जैसे पेपर में है कि भाई ड्राइवर को प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। स्कूल बसेस का आज एक आर्टिकल है, तो उसमें गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, तो उसमें लिखा है कि भाई 5 साल कम से कम उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस जो बसों की हालत अच्छी होनी चाहिए, बसों में CCTV और स्पीड गवर्नर लगने चाहिए। तो ये जो सब चीज़ें जो करी हैं, ये इसी को कि भाई से आपका सेफ्टी इम्प्रूवमेंट हो। नेक्स्ट प्लीज़, नेक्स्ट प्लीज़। तो ये आपका जो जनरल है कि भाई मेन चीज़ हम लोग को वही है कि वनरेबल रोड यूज़र को हम लोग को मतलब प्रोटेक्ट करना सबसे ज़्यादा हमारी लोग की जिम्मेदारी है। क्योंकि जो अभी जो ट्रेंड है, जैसे बताया कि 2 व्हीलर अबाउट 80,000 की डेथ हुई अपना 2023 में, और पेडेस्ट्रियन का नंबर बहुत अपना अराउंड 15 to 17%, 1,73,000 में से जो पेडेस्ट्रियन का नंबर है, और इसी तरह से जो कार का नंबर है, तो वो उनको हम लोग को बचाना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद में ये जो है सेफ सिस्टम अप्रोच जो कि आइडेंटिफाइड है, ये मतलब रिसर्च करने के बाद में, रिव्यू करने के बाद में जो उन्होंने किए हैं कि भाई ये जैसे वैक्सीन है, वैक्सीन जो कोविड के टाइम में जो इंट्रोड्यूस हुई, तो उसको ऐसे नहीं लगा दिया, उसको पहले ट्रायल किया, उसको पूरी तरह से वैलिडेट किया, उसकी आपका जो देखा कि ये इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, तब फिर वो बाज़ार में मार्केट में आई। वही जैसे पतंजलि ने बिना कुछ करे हुए बताए या करे हुए अपना डाल दिया मार्केट में और क्लेम करने लगे कि हम कोविड को ठीक कर सकते हैं। तो वो चीज़ नहीं करना है, एडहॉक और आर्बिट्री इस टाइप का कोई चीज़ नहीं करना है। हम लोग को करना है जो प्रूवन है, जो हाईली इफ़ेक्टिव है। तो वो चीज़ों को हम लोग अगर करें तो दे आर आवर वैक्सीन एंड बूस्टर्स। तो हम लोग को री इन्वेंट व्हील नहीं करना है कि भाई हम लोग फिर से व्हील को री इन्वेंट करें। जो लोगों ने काफ़ी रिसर्च करके काफ़ी, यह है कि थोड़ा सा उसमें यह है कि वो मान लीजिए डेवलप्ड कंट्री में हुआ है और डेवलपिंग कंट्री की सिचुएशन डिफरेंट है, तो उसके हिसाब से हम लोग को उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी है। पर वो ये नहीं है कि हम लोग उसको टोटली जैसे नकार दें, उस जो उन्होंने जो अपना जो पिलर या इंटरवेंशन जो है वो उन्होंने जो मतलब उनको मिला है या उन्होंने देखा है, तो उसमें जो उस समय हुआ 1990 के बाद से ये पिछले 30 साल में, तो उस समय उन्होंने ये करा कि भाई हम किस चीज़ को अटैक करें, हम लोग किस पे एक्शन लें। क्योंकि एक तो रोड सेफ्टी है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें सब लोग अफेक्टेड हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, इट्स ए मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड। तो उसमें कोऑर्डिनेशन, पहला तो रोड सेफ्टी में आपका जो मैनेजमेंट ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, कोलैबोरेशन ज़रूरी है, कोऑपरेशन ज़रूरी है। तो जो डिफरेंट एजेंसीज़ हैं उनको मिल के करना है, और उस करने के बाद में उनको किस किस एरिया पे अटैक करना है, मतलब उस पर एक्शन लेना है। तो उन्होंने पहला जो आइडेंटिफाई वही किया कि अपना जो सेफ सिस्टम अप्रोच जो है उसके हिसाब से आपका, नेक्स्ट प्लीज़। तो ये जो अप्रोच है वही कि आपका जो सेफर रोड्स एंड रोड साइड्स, तो ये दोनों चीज़ें हैं कि मतलब खाली रोड नहीं इम्प्रूव करना है, आपको रोड साइड भी इम्प्रूव करना है। तो उसमें जो रोड साइड के जितने भी हैजार्ड हैं, जैसे हमने बताया, उसको फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर कि टकराने से आप कोई भी आपका डेथ या इंजरी हो सकती है। डब्ल्यू बीम है जैसे आप लगा रहे हैं, तो वो रोड साइड वो है कि खाली रोड पेमेंट के ऊपर नहीं है, वो साइड में है।
जैसे अभी बहुत इफ़ेक्टिवनेस है और जोर भी दिया जा रहा है, अगर फंड का कंस्ट्रेंट नहीं हो तो आपको पेव्ड शोल्डर ज़रूर देना चाहिए। अगर आप पेव्ड शोल्डर देते हैं दोनों तरफ 1.2 से 1.5 मीटर, तो उससे सेफ्टी बहुत इम्प्रूव होती है। और कोई इन केस कोई ब्रेक डाउन हो गया या आपका स्लो मूविंग व्हीकल है तो वो उस पर जा सकता है। जैसे हम लोग थे साइकिल से जब कॉलेज जाते थे तो वो जो कोई अपना ट्रक आता था तो हम लोग उतर करके अपना खड़े हो जाते थे सेफ, कि भाई अगर रोड के ऊपर रहेंगे तो वो टक्कर मार देगा। तो अगर पेव्ड शोल्डर है तो वो बहुत ज़रूरी है। फिर आपने डब्ल्यू बीम दिया है और अगर इस टाइप का कुछ प्रोवाइड किया है, वो जो उसको हम बोलते हैं फॉरगिविंग एनवायरनमेंट, तो अगर हम लोग उसको फॉरगिविंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें ये भी ज़रूरी है कि उसका प्रॉपरली उसको लगाया जाए। अभी क्या होता है, बहुत सारे जो शायद इनको निगम साहब को पता होगा कि वो क्या करते हैं कि डब्ल्यू बीम तो लगा देते हैं, उसके पहले एक अपना वो कर्व वो भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो मेन एम जो है कि आपको गाड़ी जाए और जाके उससे टकराए इन केस, तो वो कर्व बीच में क्या ज़रूरत है उसको। आपको बहुत सारे इंडिया में हमने देखा कि वो अपना उसके पहले वो अपना एक पूरा कर्व स्टोन लगा देते हैं पूरा लाइन से। तो पर्पज़ ये है, फिर जैसे हमने बेंगलोर का एक एग्जांपल दिया था कि उन्होंने जो डब्ल्यू बीम लगाया आपका वो इलेक्ट्रॉनिक सिटी, अगर आप जाएं तो करीब 13 किलोमीटर है, तो उसमें इसकी बम्पर हाइट पे होना चाहिए उसका, जो उसकी हाइट जो है वो कि भाई बम्पर जाके उससे टकराए और फिर वो अपना डेविएट हो और इस तरह से गाड़ी बच जाए। और तो वो क्या है, उसकी वजह उन्होंने अपना कम से कम समझिए 0.9 मीटर के करीब उन्होंने हाइट कर दी, और वो भी उसमें सेंट्रल मीडियन के ऊपर इतनी कर दी, दोनों तरफ दो तरफ लगाया उन्होंने और उसको 0.9 मीटर करके पूरी दूर 13 किलोमीटर लगा दिया। अब इट इज़ नॉट एट ऑल इफेक्टिव, वेस्टेज ऑफ टोटल मनी। और आप सोच सकते हैं 13 किलोमीटर पे मतलब 26 किलोमीटर पर डब्ल्यू बीम लगा है सेंट्रल मीडियन पर और यूजलेस, तो उसका कोई मतलब, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो आप फीचर्स जो हैं आप लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया खर्चा कर रहे हैं, फिजिकल आप जो फॉरगिविंग एनवायरनमेंट दे रहे हैं, पर उसमें वो जो है उसको आपको प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी। तो सेफ़ रोड और सेफ़ रोड सिस्टम जो है वो एक जो है वो फीचर जो है उस पर आपको एक्शन लेना है। जैसे हम लोग कल ही गए अपना पूरा सब जब देखा हम लोग ने साइट के ऊपर, तो बेसिक चीज़ है भाई, आपने इतनी बढ़िया बढ़िया फ्लाईओवर बना दिए, इतना सब कुछ कर दिया, अब वो जो मार्किंग और साइन दे वर टोटली मिसिंग। जब आपको मार्किंग और साइन के थ्रू ही आप रोड यूज़र से बात करते हैं, उनको तभी आप रेगुलेट करते हैं, उनको वार्न करते हैं, उनको गाइड करते हैं। और जब तक आप ये प्रोवाइड ही नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पीपल वो जो है उसको फॉलो लें। इवन स्पीड साइन भी नहीं था वहाँ, तो अगर आप वो भी करना चाहते हैं, इन्फोर्स भी करना चाहते हैं, तो जब आप साइन ही नहीं है तो आप क्या इन्फोर्स करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं बेसिक, और इसका कास्ट जो है कंपेयर टू जो आप रोड बनाया या रोड का जो पहला, तो इट इज़ वेरी हाईली टाइम कंज्यूमिंग। आपको पहले लैंड एक्विजिशन करना है, वहाँ पे रीसेटलमेंट करना है, फिर आपको अप्रूवल लेना है, फिर कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करना है, फिर बनवाना है, और जब आपने बना करके उसको रोड यूज़र के लिए बना दी तो उसमें ये जो बेसिक जो चीज़ है, जो आपका जो फंडामेंटल है कि भाई वो रोड शुड टॉक, जो रोड को आपको रोड यूज़र को कन्वे करना है, वही मिसिंग है। तो इसलिए वो जो बहुत ज़रूरी है कि उस पर ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस क्या करना है। और फिर ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि उस पर जो ट्रैफिक कामिंग जो डिवाइसेस हैं, जैसे हमने बताया कि जो ट्रैफिक कामिंग डिवाइसेस हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो जैसे अभी रंबल स्ट्रिप बहुत जगह लगा दिया है, भोपाल में भी देखा, नेशनल हाईवे पे भी देखा उन्होंने, पर वो जो रंबल स्ट्रिप है उसमें सिंपल पेंट कर दिया उन्होंने, और स्टॉप लाइन लगाना भूल गए हैं और रंबल स्ट्रिप लगा दी। अभी कल ही हम देखा हमने, तो उसमें 5-6 रंबल स्ट्रिप हैं, और उसके बाद में वो जो सिग्नल है, अब वो वहाँ पे स्टॉप लाइन नहीं है,
अच्छा, और हमने ये भी देखा केरल में जो था, हमको बताया गया कि अगर आप जब तक स्टॉप लाइन का मीनिंग नहीं है, आप जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर सोचते हैं कि भाई जेब्रा क्रॉसिंग पे जो है उसका राइट ऑफ वे है पेडेस्ट्रियन का, बट एज पर लीगली जो है वो राइट ऑफ वे उसका पेडेस्ट्रियन का नहीं है। उसमें आपको स्टॉप लाइन देनी पड़ेगी और स्टॉप लिखना पड़ेगा, तब गाड़ियाँ रुकेंगी और तब फिर आप चैलेंज कर सकते हो कि अगर कोई ने आपको डेथ किया है या सीरियस इंजरी हुई है, तब आप उससे क्लेम करेंगे और आपको पूरा कोर्ट पूरा क्लेम देगा। तो वो देखेगा कि मतलब कोर्ट वहाँ का कि वो क्या एविडेंस है। और बहुत सारे जो इंजीनियर्स हैं, प्रैक्टिशनर हैं, उनको ये नहीं पता कि ये जो लीगल क्या स्टैंडिंग है। तो लीगल का भी जो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप स्टॉप नहीं लिखेंगे, स्टॉप लाइन नहीं देंगे, तब तक जेब्रा क्रॉसिंग पे कोई भी मार के चला जाए, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते और आपको कंपनसेशन पूरा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट प्लीज़। तो उसी तरह से जैसे कल हम लोग ने सेफ व्हीकल देखा कि भाई अब इंडिया में लकीली अब हम लोग के पास भी 5 स्टार गाड़ियाँ आने लगी हैं। टाटा हैरियर, टाटा सफारी और इसकी वॉक्सवैगन की कुछ गाड़ियाँ हैं जिसमें पेडेस्ट्रियन के लिए भी 5 स्टार है और साथ साथ में वो सॉरी इसके चिल्ड्रन के लिए भी 5 स्टार है और साथ साथ एडल्ट के लिए भी 5 स्टार है। तो उसमें अब फीचर आने लगे हैं। और जैसे हमने बताया कि भाई ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ पे 95% जो गाड़ियाँ हैं वो सब 5 स्टार हैं। वहाँ वो इम्पोर्ट ही वो करते हैं कि वो जो 5 स्टार है। अभी जा कर के महिंद्रा ने ऑस्ट्रेलिया में स्कोडा जो उनका स्कॉर्पियो उसको इंट्रोड्यूस किया। तो ये था कि इट वाज क्वाइट इकोनॉमिकल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो कार आती हैं वो या तो यूरोप से आती हैं या जापान से आती हैं या चाइना से आती हैं, और ज़्यादा करके अब चाइना से आ रही हैं। तो उन्होंने जब इंडिया से गए तो एक तो जैसे होता ना कोई वो खार खाए हो कि भाई इंडिया की गाड़ी आ गई, तो उन्होंने पहला काम ये करा कि इसको जा कर के उन्होंने क्रैश टेस्ट करके उसको चेक किया। और संयोग कहिए या दुर्भाग्य कहिए, जब उन्होंने स्कॉर्पियो को टेस्ट किया तो इट वाज 0 स्टार। तो अब महिंद्रा ने इंट्रोड्यूस किया और फिर बहुत सारे इंडियन वहाँ पे हैं, तो क्योंकि वो यहाँ पे स्कॉर्पियो में ट्रेवल किया है और प्लस उनको भी थोड़ा चार्म है और अपने कंट्री की गाड़ी आ रही है तो उन्होंने ख़रीदा। पर जब वो एक्चुअल टेस्ट किया, उनके जो अपने टेस्ट स्टैंडर्ड हैं उसके हिसाब से वो 0 स्टार हुआ। तो उन्होंने उसको फिर कहा कि भाई आप बाज़ार में पहले इसको लाने के पहले आपको ये मॉडिफिकेशन करना है, और तब फिर तो महिंद्रा ही एग्रीड। उन्होंने कहा कि हम इसको फिर से दोबारा गाड़ियाँ लाएंगे, और फिर उन्होंने ये जो 700 है वो सेफ्टी फीचर्स के साथ करा और वो 4 स्टार उसको मिला है। तो ये जो चीज़ें हैं वो वहाँ रेगुलेशन जो है, हम लोग के यहाँ पर पहली गाड़ी है जो ये कल जैसे दिखाया उन्होंने, जो डिज़ायर है सुजुकी की, वो पहली गाड़ी सुजुकी और मारुति की जिसको 5 स्टार मिला है। 5 स्टार फॉर एडल्ट, 4 स्टार फॉर चिल्ड्रन ऑक्यूपेंट। तो पहली बार कोई अपना मारुति सुजुकी की गाड़ी है। ब्रीजा को 4 स्टार मिला था। और क्रेटा जैसे है, अब क्रेटा ऑस्ट्रेलिया में जो मिलती है वो अपना 4 स्टार है। हम लोग के यहाँ 2 और 3 स्टार उसको मिलता है। तो ये जो मैन्युफैक्चरर भी हैं, क्योंकि पब्लिक कोई ऐसा ध्यान नहीं देती, पब्लिक कोई इस बारे में चिंता ही नहीं करती, तो वो फिर अपना जो मर्जी आए वो मार्केट में वो दे इंट्रोड्यूस दैट वन। बट अगर आप फ्लीट बायर हैं, अगर आप किसी डिसीजन मेकिंग में हैं, या फिर आप अपने किसी रिश्तेदार को गिफ्ट कर रहे हैं, शादियों में गिफ्ट करते हैं लोग, फिर ट्रेवल आप करते हैं, तो प्रिफरेबली ऑलवेज यू ट्राई टू ट्रेवल इन दोज 4 and 5 स्टार व्हीकल्स। इनोवा जो है अभी भी वो 3 स्टार है। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा सा एक लिस्ट अपने पास रखें और देखें कि भाई आप, तो ये क्योंकि एक अगर आदमी मरता है तो उसकी जो कास्ट है, एवरेज कास्ट जो है वो मिनिमम जो निकाला गया है वो करीब 90 लाख है, जो कि मतलब इंडियन रोड जो इंटरनेशनल रोड फेडरेशन है उन्होंने काफ़ी लोगों को स्टडी करा और उन्होंने कहा कि भाई कम से कम जो है
91 लाख है। अभी का आज के पेपर में है शायद कि 5 लाख कोई भी फर्टिलिटी होगा उसको 5 लाख तो देंगे सरकार की तरफ से। बट वो 5 लाख जो है वो बहुत कम है, क्योंकि जो अगर ब्रेड विनर मर जाता है तो पूरी फैमिली तबाह हो जाती है, और साथ में फिर जो उसका प्रोडक्टिविटी है, लॉस ऑफ है। जैसे अभी कल पुलिस ट्रेनर, वो जो पुलिस गया वहाँ पे ज्वाइन करने, उसकी ट्रेनिंग पे कितना खर्चा हुआ होगा, उसके एजुकेशन पे कितना खर्चा हुआ होगा। तो जो है वो, और अगर मान लीजिए बाय द वे वो अगर अकेला लड़का है अपनी फैमिली का, जो आजकल ट्रेंड है कि भाई एक लड़का हो गया फैमिली बंद, तो अगर एक पहला लड़का और एक अकेला लड़का जो है अगर उसकी डेथ हो गई, तो अब आप सोचिए कि उस फैमिली पर, उस परिवार पे क्या गुजरेगी। तो हम लोग को ये सब सोचना है कि क्या करना है। तो उसमें तो पहला जैसे रोड का जो रोड और रोड साइड्स का जो है इंटरवेंशन वो बहुत ज़रूरी है, और उसमें सब साइनेज, मार्किंग और फॉरगिविंग एनवायरनमेंट हम लोग को प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये जो कुछ अपने रिलेवेंट अपना जो IRC के कोड्स हैं और स्टैंडर्ड्स हैं, वो हम लोग को सबको, जो भी आप प्रैक्टिशनर हैं उन लोग को रखना चाहिए, और इनको आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो कि आपके लिए बहुत मतलब यूज़फुल है और ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ एक इस टाइप का कोड है, तो उसमें जैसे ये है IRC SP 110 एप्लीकेशंस ऑफ ITS, वो काफ़ी यूज़फुल है। फिर आपका जैसे रोड सेफ्टी ऑडिट का एक मैनुअल है, तो वो जो SP 88 है। फिर IRC का जो कल उन्होंने डिस्कस किया डॉक्टर मोहन राव ने, IRC 67 साइन के ऊपर है, IRC 35 जो है वो मार्किंग के ऊपर है। तो ये सब आपको, फिर ये जो ट्रैफिक कामिंग मेजर्स हैं IRC 99 है, और जो हमने पहले भी बताया कि इसको पूरा हमने इनिशिएट करके, काफ़ी रिसर्च करके 1988 में हमने इसको IRC को सबमिट किया था, और फिर IRC ने उसको पब्लिश किया। और इसके लिए हमको काफ़ी विरोध का भी सामना करना पड़ा लखनऊ सेशन में, और आखिर में हमने इसको पास करवा के और अपना IRC कोड बनवाया है, और उसको बाद में फिर रिवाइज भी किया। तो ये जो बहुत यूज़फुल है, जो भी आप हम्प लगाते हैं या कोई भी इस टाइप की जो फिज़िकल डिवाइसेस लगाते हैं, जिनको हम स्लीपिंग पुलिसमैन बोलते हैं, तो वो जो डिवाइसेस हम जो लगाते हैं उनका प्रॉपर डायमेंशन, हाइट, विड्थ, साइन, मार्किंग, स्पेसिंग, फिर वारंट्स होता है कि कहाँ पे लगाना है आपको। हर जगह नहीं लगाते, नेशनल हाईवे पे और अपना इसके ऊपर जो एक्सप्रेसवे पे नहीं लगा सकते। तो वहाँ पे हम लोग को क्या करना है, कहाँ हम इसको लगा सकते हैं। तो मोस्टली जो आपके जो जिस पे फंक्शन जो है वो आपका एक्सेसिबिलिटी है, उसको सेव करने के लिए हम लोग ये जो ट्रैफिक कामिंग डिवाइसेस हैं उसको ज़्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं और उसको लगाते हैं। तो उसमें जो चिकन है या रोड नैरोइंग है, उस टाइप का जो चीज़ें हैं, इवन राउंड अबाउट्स बनाना है, ये सब उसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट प्लीज। तो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसे हमने बताया कि उसमें हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेशन और जो भी अपना ये जो है जो अपनी टेक्नोलॉजी है, तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब जो चीज़ें हैं उनको हम लोग इस्तेमाल करके और फिर उसके बारे में उनको हम लोग वहाँ पर रोड्स पे लगाते हैं। क्योंकि रोड्स तो पहले से कभी बहुत सालों से बनती आ रही हैं, पर उस पे ऊपर जो मोमेंट है, हम लोग का जो एम है कि भाई एफिशिएंसी बढ़ाना है, सेफ्टी बढ़ाना है, स्मूथ ट्रैफिक मूवमेंट करना है, वो करने के लिए हम लोग को जो है उसको इन सब चीज़ों की सहायता लेना ज़रूरी है। एक दूसरा वर्ड होता है मैनेजमेंट, जब हम लोग बोलते हैं तो उसका होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि हम लोग उसमें जो भी कुछ भी है हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। जो हमारे पास रोड है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक करें और उसको यूज़ करें। सिग्नल है तो सिग्नल के ऊपर हम लोग
ऑप्टिमाइजेशन ऑफ जो साइकिल टाइम है वो करते हैं कि भाई हम जो 90 सेकंड का टाइम है या 120 सेकंड का टाइम है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को वहाँ से अपना इंटरसेक्शन को क्रॉस करने का वो करें। उसमें कुछ आपका टेक्नोलॉजी का कुछ उपयोग है, कुछ इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन है। जैसे हमने बताया कि आप अपना 3 और 3 6 लेन जैसे आप सिग्नल पे पहुंची, तो जैसे ही आप सिग्नल पे पहुंच रहे हैं तो 3 लेन को बजा करके 4 लेन कर दिया, तो जो लेन विड्थ है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट स्लो स्पीड पे लोग आते हैं। और फिर उसके बाद में वो जब लेन एक्स्ट्रा लेन दे दिया, वो जब आपने सिग्नल क्रॉस कर लिया, फिर वो जाके फिर मर्ज हो गई, तो डाइवर्ज होगा और मर्ज होगा, और इस तरह से वो जल्दी से जल्दी वो क्लियरेंस हो जाएगा। तो इसको ऑक्सिलरी लेन बोलते हैं या अपना, तो उसको सप्लीमेंट्री लेन कह लीजिए। तो उससे वो जा करके और वो जल्दी से जल्दी उसमें से निकल जाएगा। तो ये एक है कि दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। और उसी तरह से उसका वो है कि भाई हर व्हीकल के ऊपर जैसे है कि वो एडॉप्टिव सिस्टम है, वो काउंट करेगा और माइक्रो प्रोसेसर से उसको एनालाइज करेगा और फिर वो सब करके अपना जो टाइमिंग्स हैं उनको सेट करेगा। तो उसमें ये जो पुराना टाइम था, जो फिक्स टाइम था कि भाई आपका 60 सेकंड एक रोड को दे दिया, 30 सेकंड दूसरे को दे दिया, अपना 60 सेकंड राइट जो टर्न के लिए दे दिया। तो ये जो चीज़ें हैं वो उसमें यह है कि गाड़ी आए या नहीं आए वो फिक्स है। पर यहाँ जो लूप डिटेक्टर्स के साथ में या वीडियो भी अब आ गए हैं, तो वो वीडियो काउंट करके वीडियो से काउंट करके माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करके वो करते हैं। और फिर साथ साथ में वो जो सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं या प्रोग्रेसिव सिग्नल सिस्टम है, तो उसमें अगर 7-8 सिग्नल हैं अपने 1.5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में, तो एक बार आपको जो बैंड है 40 to 60 या जो भी स्पीड है वो अगर आप उसी स्पीड में चलेंगे तो आपको कंटिन्यूसली ग्रीन मिलेगा। तो उसमें क्या है कि आपका ट्रैफिक भी हो गया, डिले मिनिमम हो गया। नेक्स्ट प्लीज। तो दूसरा वही जो है कि आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है और साथ साथ में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। तो उसमें CCTV वगैरह है, डेटा कलेक्शन का है, उसे मॉनिटर किया, सर्वाइलेंस किया, ये सब चीज़ें जो हैं उसको वो करा और फिर उसको लोगों को इन्फॉर्म भी करना। जो रोड यूज़र हैं उनको टाइम टू टाइम रियल टाइम में हम लोग को इन्फॉर्म करना है। भैया अगर कोई समस्या है तो एयरपोर्ट जैसे आप जा रहे हैं, तो अगर आपने साइन बोर्ड ओवरहेड लगा दिया तो उस पर आप कंटिन्यूसली ट्रैफिक को बताते हैं। आगे ब्रेक डाउन हो गया है वो आप बता सकते हैं, आगे लेन क्लोज़र है वो बता सकते हैं, आगे किस स्पीड से जाना है वो आप बता सकते हैं, आगे कोई काम कर रहा है वो बता सकते हैं, अगर फॉग है तो वो कंडीशन आप बता सकते हैं। तो वो सब चीज़ें जो हैं आप डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, उसको सर्वाइलेंस करेंगे जो भी आपने ऑब्ज़र्व किया है, और उसको रोड यूज़र को आप बताते रहेंगे। तो इस तरह से जो प्रोसेस है वो अपना इसमें यूज़ होता है। नेक्स्ट प्लीज़। तो उसी तरह से जो ये है कोऑपरेटिव इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो उसका थोड़ा एडवांसमेंट है। जो ITS है या जो नॉर्मल है उसको कनेक्टिविटी वो जो है उसको तो जैसे अभी एक हमारे पास काफ़ी आपका वीडियोज़ हैं, पर क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा हम लोग उस टाइप का साधन नहीं है तो वो हम नहीं दिखा पा रहे हैं। पर उस पे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपको कम से कम 30 से 40 YouTube पर, गूगल पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। उसमें ये सब चीज़ों के बारे में, सेफ सिस्टम के बारे में और विजन 0 के बारे में, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इनका एप्लीकेशन है, उस पे बारे में जैसे बताएंगे। जैसे एक आदमी क्रॉस करता है अंधेरे में आपका ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर, तो चांसेस हैं कि अगर वो नहीं दिखा तो वो क्रैश होगा और ही विल डाई। अब ये जो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन किया तो क्या हुआ कि जैसे ही वो उस पर आता है फुटपाथ के एकदम किनारे पर क्रॉस करने के लिए, तो वो जैसे ही आता है वो एक उस पर प्लेटफॉर्म के ऊपर वो पैर रखता है, तो वो पैर पे रखने पे ही जो आपका जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का साइन है वो जलने लगता है। तो वो उस समय वो
अपना इन्फॉर्म करेगा कि आगे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है। फिर वो जो है आगे जो जब वो उसमें क्रॉस करने वाला है उस समय स्ट्रीट लाइट भी है तो वो जल जाएगा, और जो आगे पेडेस्ट्रियन है, जो ये जो गाड़ियां हैं, वो एटलीस्ट कि वो स्टॉपिंग डिस्टेंस से पहले वहाँ पर एक कोई जैसे अपना RRPM है, तो इस टाइप का RRPM लगा दिया है उस पर रोड्स के ऊपर कि वो जैसे ही वो आपका उसने फुटपाथ पे पैर रखा और वो जेब्रा क्रॉसिंग पे चला कि उसको वो रेड हो जाएगा, तो उसको आपको जो है वो अलर्ट हो जाएगा। और फिर जैसे हमने बताया मार्किंग भी है, जो जिग-जैग मार्किंग है, वो भी आपका जो है वो अपना इल्यूमिनेटेड हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं आपको रिएक्शन टाइम, विद इन रिएक्शन टाइम जो 2.5 सेकंड्स का है, जिसमें आप अपना सोच सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं और गाड़ी को रोक सकते हैं, उस समय तक आपको ये सिर्फ छोटी सी चीज़ें हैं जो उसको उपयोग करते हैं। दूसरा है कि वो मैन मेड, ये ऑटोमेटिक है। दूसरा है मैन मेड है कि आप पुश बटन करिए और सामने वाले को वो आपका रेड दिख गया और वो रुक जाएगा और आप चले जाएं। तो इस टाइप के जो सिंपल, जो मोस्ट सिंपल जो चीज़ें हैं, एप्लीकेशन है, वो करते हैं। और जैसे इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, कोई भी ब्रेकडाउन हुआ तो लेन को क्लोज कर देना, बाकी लोगों को लेन को शिफ्ट कर देना, ये सब चीज़ें जो है ये दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ये यूज़ हो रहा है सब जगह। नेक्स्ट प्लीज़। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में खास करके जो एप्लीकेशन है उसमें ये सब काफ़ी 10 सालों से, पिछले वहाँ भी कुछ नहीं था पहले, पर पिछले 10 सालों में वहाँ पे काफ़ी प्रगति हुई है और काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। तो जैसे पहले अराउंड 75-76 में ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले ये सीट बेल्ट शुरू किया, तो उसके बाद में सब जगह अपने यहाँ इवन प्लेन्स में, वहाँ की बसों में भी, सब में जितनी बसें हैं उसमें सीट बेल्ट है। तो जो स्कूल बसेस हैं उसमें, तो उसका पर्पज़ वही है कि उन्होंने काफ़ी स्टडी किया, रिसर्च किया और प्रैक्टिकल वो केसेस भी देखे, और उसके बेसिस पे उन्होंने ये करा कि रेजिस्टेंस सिस्टम शुड बी प्रोवाइडेड। और उन्होंने ये भी चाइल्ड जो सिस्टम है, जो आइसोफिक्स करके एक बोलते हैं, वो कारों में अब एक स्पेशल जैसे वो लगाने लगे हैं फीचर, और उसमें आप अगर वो सीट बेल्ट अपना जो कुर्सी लगा दें तो बच्चा सेफ़ रहता है। तो वो वहाँ जब भी कोई गाड़ियाँ, जब भी किसी के यहाँ पे डिलीवरी होता है, तो उसके बाद में जब आप बच्चे को वापस अस्पताल से घर ले जाते हैं, तो वो लोग आकर के आपकी कार का इंस्पेक्शन करते हैं, और कार का इंस्पेक्शन करते हैं कि आपकी में वो गाड़ी में वो आइसोफिक्स और जो चाइल्ड सीट है वो लगी है कि नहीं। वो आपको इंस्पेक्ट करा के और वो सर्टिफिकेट उनको दिखाना पड़ता है। जब वो देख लेते हैं तब वो अलाउ करते हैं कि भाई ठीक है, आप बच्चे को ले जाइए और इस गाड़ी में बिठा के ले जाइए। तो वो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, और वो हम लोग को भी मतलब फॉलो करना चाहिए। दूसरा ये जैसे ये बताया आपको, जो सिग्नल का हमने बताया था कि सिडनी सिस्टम है, ये करीब 30 कंट्रीज़ में है। तो इसमें वो उन्होंने शुरू किया जो लूप डिटेक्टर, रोड के ऊपर आपका जो गाड़ियां हैं उनको आप डिटेक्ट कर लेते हैं, कितनी लेफ़्ट हैं, कितनी राइट हैं, कितनी स्ट्रेट हैं, और उसी हिसाब से आपका लेन का भी जो राइट लेन है उसमें कितना डिस्टेंस तक राइट लेन करना है कि उसमें सब गाड़ियां स्टोरेज हो सके। और फिर उस हिसाब से फिर वो सब माइक्रो प्रोसेसर से उनको काउंट होगा, सिग्नल टाइम को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, और उस हिसाब से जैसे प्रेजेंस के हिसाब से वो लोग उनको अपना वो देंगे। और अभी एक जो नया डेवलपमेंट हुआ है कि उन्होंने हर सिग्नल के ऊपर कैमरास भी लगा दिए हैं। तो आप सिग्नल को जो क्रॉस कर रहे हैं, अगर आपके पास ग्रीन भी है तो आप एक सर्टेन स्पीड से ऊपर नहीं जा सकते। जो भी स्पीड लिमिट है उस रोड की, 70 है, 60 है, 40 है, तो आपको वो फॉलो करना है कि भाई आप उसी स्पीड से क्रॉस कर रहे हैं। तो पहला तो चीज़ ये है। दूसरा, अगर आप रेड लाइट जंप कर रहे हैं तो वो डिटेक्ट करके उसको भी वो लोग फ़ाइन देते हैं। तो दो तरीके से उसको वो लोग
इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट ये कह लीजिए कि आपका 100% सिग्नल्स के ऊपर ये ज़रूरी हो गया है कि भाई आपका मॉनिटरिंग, स्पीड मॉनिटरिंग भी वहाँ रहेगा और स्पीड इन्फोर्समेंट भी रहेगा। तो जो स्पीड से ऊपर जाता है उसको वो लोग रिकॉर्ड करते हैं और आजकल उनमें फ़ोटो लेते हैं, कोर्ट में भेजते हैं, वो सब चालान सिस्टम है। एंड इट इज़ ऑल डन इन रियल टाइम, ऑटोमेटिक, और वो वहीं पे इशू भी हो जाता है। अगर वो कोई किसी को चैलेंज करना है तो वो कोर्ट में जाएगा, उसको 2-3 बार रिमाइंडर भेजेंगे कि भाई आपने पे किया। अगर उसने नहीं पे किया, हर बार थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, और जब आप कोर्ट में जाते हैं तो फिर वो दिखाते हैं कि भाई हमने ये देखो इसका फ़ोटो लिया है, ये डेट है, ये टाइम है, लोकेशन है। तो वो दिखा करके फिर आपको, मतलब नेचुरली है, जज को जब एविडेंस है तो इन्फोर्समेंट इस तरह से किया जाता है कि मतलब कि आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो जो लोगों का क्योंकि मैक्सिमम जो आप, जैसे हमने बताया कि वो टाइम में आप सेपरेट कर रहे हैं, और उसका पर्पज़ यही है कि आपका सेफ ऑपरेशन हो जाए, सेफ मूवमेंट हो जाए। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो नेचुरली है कि कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोलिजन होगा, और जब कोलिजन होगा तो फिर देन इट इज़ ऑल बिग प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी बात है कि कोलिजन हो जाना इज़ नॉट ए इशू, कोलिजन के बाद का जो प्रोसेस है कि भाई मतलब एक तो जो इमरजेंसी केयर है, रिस्पांस है, 2 व्हीकल आएगा, वो जब तक उसको क्लियर करेगा इंटरसेक्शंस को, पूरे सब गाड़ियाँ रुकी रहेंगी, फिर उनको क्लियर करना, और फिर उसके बाद में उसको टो करके ले जाना, विक्टिम को पहुंचाना अस्पताल, एम्बुलेंस आ जाएगी, फायर ब्रिगेड अगर ज़रूरत हुआ तो फायर ब्रिगेड भी आ जाएगी। तो ये जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो सब आ जाएंगी, और उसमें पूरा ट्रैफिक जो है वो, तो एक ही एक है कि एक जो डेडली क्रैश अगर हो गया तो ये नहीं है कि वो सिर्फ आपका उसको अस्पताल ले गए और छुट्टी, वो मतलब ख़त्म। देयर आर सो मेनी सर्विसेज आर इन्वॉल्व, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, पुलिस आएगी गाड़ी, तो वो सब आकर के वहाँ देंगे, टो ट्रक आएगा, ट्रैफिक को क्लियर करना पड़ेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ ए वन क्रैश इज़ आल्सो 30% ऑन आवर दीज आल सर्विसेज, जो कि हम लोग मोस्टली वी इग्नोर इट। नेक्स्ट। तो उसी तरह से जैसे व्हीकल है, ख़ास करके जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि अगर आप कुछ भी इम्प्रूवमेंट करते हैं तो खाली ये नहीं है कि इट्स ए मूवमेंट ऑफ द पीपल, बट मूवमेंट, वो जो फ्रेट ट्रांसपोर्ट है, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, पूरे कंट्री में जो आपका लाइफ लाइन है, वो सब हेवी व्हीकल और ट्रक्स जो हैं वो ले जाते हैं और पहुंचाते हैं। तो उसमें सब तरह का जो उनको आपको इन्फॉर्मेशन देना, गाइडेंस देना, अगर वो हैजार्डस मटेरियल ले जा रहे हैं तो उसका रूट क्या है, अगर वो उनकी हाइट ज़्यादा है तो उसको आपको इन्फॉर्म करना कि भाई इस ब्रिज से और इससे से आप जाओ, तो वो सब इन्फॉर्मेशन उनको देना ज़रूरी है। और उनका हाइट का रिस्ट्रिक्शन अगर है तो वो बताना पड़ेगा कि भाई आप, नहीं तो अदरवाइज़ अभी भी आप देखेंगे तो 1-2 केस डेली होता है कि उसमें जो ट्रक ड्राइवर है वो जाता है और फिर वो उससे सफिशिएंट क्लियरेंस नहीं होता। नॉर्मली हम लोग जो 5.5 मीटर प्रोवाइड करते हैं, पर वो इसके बावजूद भी जब तक आप प्रॉपर वो नहीं करें तो उसके लिए फिर बार देते हैं, उस पर वार्निंग देते हैं, फिर उसको आपका रूट डाइवर्जन देते हैं, वो सब जो चीज़ें हैं। प्लस उनको सिटी में कब ऑपरेट करना है, कब इंटर होना है, तो जितना भी वो है, प्लस उनका जो है कि भाई वो किस स्पीड से जा रहे हैं, वो फटीक तो नहीं है ड्राइवर, वो ओवर अपना ये जो 12 घंटे 16 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, तो वो सब जो चीज़ें हैं, प्लस जो लोड ले जा रहा है वो ओवरलोडिंग है कि नहीं है। हमने एक चेक पोस्ट डिज़ाइन किया था दुबई और अपना उसका यूएई और अबू धाबी और इसका क्या नाम है सऊदी अरेबिया की बॉर्डर का। तो वहाँ पे जब हम वहाँ पे गए और जब देखा तो वो सिचुएशन ये था कि 18-18 दिन, 17-17 दिन, आपका 15 दिन वो लोग
वेट करते थे कि चेक पोस्ट कैसे क्लियर करें, क्योंकि सामान जब तक आपका चेक नहीं होगा जब तक वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री नहीं जाएगा। तो जो पीक टाइम है साल में 5-6 बार ऐसा होता था कि भाई इतना होते होते 1 दिन का हुआ, 2 दिन का हुआ, पर एक टाइम पर वो 18 दिन सब के सब जो ट्रक वाले हैं वो रोड साइड पे आ करके वेट कर रहे हैं कि कैसे क्लियरेंस करें। तो चैलेंज ये था कि हम लोग को जल्दी से जल्दी और अच्छी तरह से इसको करना है। तो हम लोग ने पूरा डिज़ाइन किया, पूरा स्टडी किया, और उसके बाद में जो सिस्टम हम लोग ने करा तो उसमें एक तो ये करा कि ऑटोमेटिक वेव इन मोशन। तो अगर आप 15 किलोमीटर की स्पीड से आप जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो आपका जो भी आपका सामान है वो आपका उसका वेट आप ऑटोमेटिकली ले लेंगे, तो उसको रुकना नहीं है। उसमें फिर उसके आगे जो टोल टैक्स जैसे होता है, टैग लगा हुआ है, तो उसमें से फिर वो जितना पैसा उसका है वो चार्ज कर लेंगे। तो उसका वो जो है अपना लोड कितना ले जा रहा है, और फिर साथ में उसमें पूरा वो है एक्सरे, पूरे जितना ट्रक जा रहा है उतना उसमें एक्सरे मशीन लगी हुई है। उसमें क्या सामान लेके जा रहा है वो सब पूरा उसमें सॉफ्टवेयर के हिसाब से कि भाई क्या सामान ले जा रहा है, उसकी क्वांटिटी क्या है, ये सब उसमें आपका वो अंकित हो गया। तो जब आपको सामान की पता चल गया, वेट का पता चल गया, तब आप उसको जैसे वो उसका टैग है आप उसको चलते से में जब वो चल रहा है तो वो अपना स्पीड से जा रहा है, उसको जैसे वो स्पीड ख़त्म करके वो जब तक थोड़ा सा आगे चलता है 100 मीटर के करीब, उसको कहीं पर रोकना नहीं है, और उससे फिर वो उतना जितना अमाउंट है वो उससे काट लिया। तो इतना बढ़िया सिस्टम हो गया। सेम कैनबरा में हमने इंट्रोड्यूस किया। तो उसमें यह है कि आपका जो ये इंटेलिजेंट और इनका जो सिस्टम है, और ये सब जो आप कर रहे हैं उसको मॉनिटर कर रहे हैं, वो ऑफिस में बैठे 20 किलोमीटर दूर कर रहे हैं। आपको फिजिकली वहाँ नहीं जाना। उनका पूरा कॉन्फ़िगरेशन, क्लासिफिकेशन, क्या टाइप ऑफ व्हीकल है, क्या सामान आ रहा है, और उनका कितने एक्सल हैं, ये सब कर लें। और फिर जब आप रोड डिज़ाइन करेंगे तो उसको यूज़ करके, डेटा यूज़ करके, क्योंकि आपने किसी ने भी अगर अपना पेमेंट डिज़ाइन किया है तो उसमें जो एक्सल लोड है, इक्विवेलेंट एक्सल लोड निकालना, रिपीटेशन निकालना, अगर ये सब आपके पास में इंफॉर्मेशन है तो जो पेमेंट की जो थिकनेस है वो पूरा आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास में जो सब लोग चिल्लाते हैं या बोलते हैं कि भाई हमारे पास डेटा ही नहीं है, बट दिस वे यू आर कलेक्टिंग क्वाइट एक्यूरेट डेटा, और प्लस वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सब डेटा है जिसको आप कभी भी एनालाइज करके जो भी चाहें वो उसमें से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो दूसरा जो अब ये हो गया कि अब दूसरा एक जो चीज़ आ रहा है जैसे एडास बोलते हैं या कनेक्टेड व्हीकल है, तो वो जो चीज़ें हैं वो अब नया चीज़ है जो कि इंट्रोड्यूस भी हो गया है और धीरे धीरे वो सब जगह आ रहा है। नेक्स्ट प्लीज़। तो जो अभी था कि भाई सीसीटीवी कहीं पर भी लगा दो, उसको यूज़ कर लो, आप गाड़ियों को डिटेक्ट कर लो सेंसर से, हाई स्पीड ये जो है नेटवर्क और ये सब कर लीजिए। अब उसके बाद में ये हो रहा है क्रॉसवॉक, जैसे बताया कि क्रॉस वॉक डिटेक्शन सिस्टम है, न्यू मैनेजमेंट ट्रैफिक सेंटर हैं, और फिर जो नया आ रहा है कि ब्लूटूथ से उसको डिटेक्शन कर लें, सिग्नल कोऑर्डिनेशन कर लें, रोड साइड यूनिट हैं, ऑन बोर्ड यूनिट्स हैं। तो ये गाड़ियों में अब ये सब फीचर जो है वो एक्टिव और पैसिव जैसे बोलते हैं, तो उसमें दोनों फीचर्स अब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपका ऑटोमेशन है, तो ऑटोमेशन अब बहुत ज़्यादा धीरे धीरे वो अपने ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में और ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन में वो काफ़ी कुछ आ रहा है। डेटा एक्सेस एंड एक्सचेंजेस, इसी तरह से रियल टाइम में जैसे डेटा कलेक्ट किया और उसको एक्सचेंज किया, तो उसमें जैसे हमने एग्जांपल बताया कि अबू धाबी में हम लोग ने जो पुलिस वाला है जो डाटा कलेक्ट करने जाता है वो अपना वो लैपटॉप पे डायरेक्ट वो सब चीज़ें कलेक्ट करता है और फिर वो बटन दबा देता है, जैसे उसको इंटरनेट वो साथ में वो भी ले जाता है।
अपना कि इंटरनेट से वो सबको इन्फॉर्म कर सके, और वो जितने भी सर्विसेज हैं जिसको उस वो डेटा को यूज़ हो सकता है, इंश्योरेंस को ज़रूरत है, पुलिस को ज़रूरत है, हॉस्पिटल को ज़रूरत है, और रिसर्चर अगर मान लो यूनिवर्सिटी वाले कुछ रिसर्च करना चाहते हैं तो वो पूरा डेटा वो रियल टाइम में जैसे ही उसने वो कंप्लीट किया, बटन दबाया एंड इट हैज़ गॉन टू एवरीबडी। और जैसे इंडोनेशिया में हम लोग ने करा था तो वहाँ ये प्रोसीजर था कि जो भी डेटा जैसे ही आएगा, अगर 5 आदमी की डेथ होती है तो एक इंटरडिसिप्लिनरी टीम है जैसे 5 आदमियों की, तो अगर 5 आदमी की डेथ होती है तो वो पाँचों के पाँचों जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो गाड़ी में बैठ करके वो वहाँ पहुँच जाएंगे। दे विल फर्दर इन्वेस्टिगेट, और फिर वो उस पर क्या एक्शन लेना है और क्या करना है तो वो रिपीट नहीं हो, उसको इन्वेस्टिगेट भी किया, और साथ साथ में उसके ऊपर जो रेमेडियल मेजर्स हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, मान लीजिए कि कई जगह साइन मिसिंग है तो वो सब चीज़ें जो हैं, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ITS की साइबर सिक्योरिटी है, पूरा कंप्लीट ट्रिप जो है वो है, इमरजेंसी रिस्पांस है, ये सब जो चीज़ें हैं अब ये आगे फ्यूचर में आने लगी हैं और फ्यूचर में आएंगी। नेक्स्ट। तो ऑटोमेटेड, कनेक्टेड, शेयर्ड, इलेक्ट्रिक फ्रेंडली, क्लाइमेट फ्रेंडली और इंक्लूसिव, ये दीज आर द 5 एरियाज़ जहाँ पर कि काफ़ी कुछ काम हो रहा है और फ्यूचर में ये सब आएगा। तो ऑटोमेटेड का मतलब है कि वो जैसे अब टेस्ला की बहुत सारी कारें आ गई हैं जिसमें आपको स्टीयरिंग छूने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ ड्राइविंग है, उस टाइप का है तो ऑटोमेटेड है। कनेक्टेड है तो आपका जो गाड़ियाँ सब चल रही हैं दे कैन टॉक टू ईच अदर, उसमें कोई भी फीचर है तो वो कम्युनिकेशन सेंटर से भी कर सकती हैं लाइव, और साथ साथ में वो अपना उसमें आपस में भी कम्युनिकेट कर सकती हैं। शेयर्ड, फिर अब ज़्यादा से ज़्यादा जोर हो रहा है कि आपका जैसे बताया कि भाई जो मोड्स, जो शेयर्ड मोड हैं वो ज़्यादा सेफ़ हैं, और क्योंकि उसमें ट्रेंड और स्किल ड्राइवर है, तो उस टाइप का जैसे दुबई में वो है आपका ये मेट्रो आया दुबई में, तो इट इज़ ऑटोमेटिक, मतलब उसमें कोई ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, तो वो जो है पूरा इट इज़ ऑल टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन। मोस्ट ऑफ द जो एरोप्लेन है उसमें पायलट सोता रहता है, उसको कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपका रूट जो है उसने फिक्स कर दिया, रूट बता दिया, नीचे पूरे सब जगह वो उनके मतलब जो रोड के ऊपर अपना उस पर सरफेस के ऊपर वो रहते हैं, आपका जो सेंसर्स होते हैं, वो सेंसर्स के उसका ये है कि इस रूट के ऊपर ये सेंसर्स को वो जाता जाएगा और अपना। तो मेन थिंग प्रॉब्लम इज़ कमिंग ओनली दैट जब वो स्टार्ट करते हैं ऊपर क्लाइम करते हैं और फिर जब उतरते हैं, बाकी सब काम ऑटोमेटिक है। इट्स ऑल नो नीड फॉर एनी लाइक उसको आपको कोई स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं करना है, ना कोई आपको वो करना है, बिकॉज इट इज़ ऑल ऑटोमेटेड। फिर कनेक्टेड उसी तरह का हो गया, शेयर्ड हो गया, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अब ये है कि भाई आपको शेयर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है, और उसी तरह से एक टर्म है कॉल्ड TOD, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। तो खास करके जैसे हांगकांग, थाईलैंड, बैंकॉक, सिंगापुर, ये जो इस टाइप के यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो उसमें है कि जो कुछ भी आपका मेट्रो या वो चलाएंगे तो वो वहीं पर आपका सब कुछ है सेल्फ कंटेंट। तो वो क्या है कि आप जो आपको वॉक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहीं पे उसी में आप रह रहे हैं, वहीं पे आपको सब फैसिलिटीज़ हैं, वहीं से आप अपना सामान जो हैं वो बुक कर दे रहे हैं और वो डायरेक्ट आपको उसमें फ़्लाइट में चला जाएगा। तो एवरीथिंग बुकिंग यू आर डूइंग इट जस्ट एट दैट ट्रांजिट स्टेशन इटसेल्फ, एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल द ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। तो अभी अपना बहुत कम ये भी इंडिया में इस टाइम पे काम हुआ है कि जहाँ पे उसमें एक और भी फ़ायदा है कि जो आपका स्पेस है, जैसे अभी डिपो बनाते हैं ऊपर कुछ नहीं बनाते, तो वो जो पूरा लैंड है जो डिपो का है या रेलवे स्टेशन का है वो वेस्ट जाता है। तो अगर वो उसी पे मल्टी स्टोरी आप कॉम्प्लेक्स बना देते हैं जिसमें हर तरह की फैसिलिटी है, इंटरचेंज है,
और साथ में वो पार्किंग की सुविधा है। तो जो पार्क एंड राइड वाला जो सिस्टम है कि लोग आते हैं, पार्क करते हैं, चले जाते हैं। दूसरा वहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज में किस एंड राइड बोलते हैं कि हस्बैंड आता है या वाइफ आती है, वो ड्रॉप करके जो है जो अपना पैसेंजर है वो चला जाता है। तो वो ये दीज आर ऑल वेरी कॉमन। उसी तरह से जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है कि मतलब भाई जैसे अभी टेस्ला है या ऊबर है या इस टाइप का है, तो वो वहाँ पे आ जाएंगी और आपको घर तक पहुँचा देंगी। ऑटो है, ये सब को, तो ये दिस इज व्हाट वी कॉल द ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। तो मेन वो है कि वो शेयर्ड ट्रांसपोर्ट है और फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन आपका जो है वो पूरा ट्रिप जो है उसको वो कंसिडर करते हैं। और उसमें मिनिमम वो एक फिगर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जनरलाइज्ड कास्ट, कि आप ए से बी जाते हैं तो आपका जो वैल्यू ऑफ टाइम है, आपका ट्रांसफ़र है, कास्ट है, ये सब को हम लोग को कैलकुलेट करना रहता है। और हमारा एम होता है कि इसको हम कम से कम करें। दैट इज़, अगर आप ट्रांसपोर्ट प्लानिंग किया है या मॉडलिंग किया है तो उसमें उसको मॉडल स्प्लिट बोलते हैं, मॉडल शेयर। तो आदमी तभी शिफ्ट होएगा फ्रॉम कार से। अगर उसको अभी आपको कार को अगर आपको डिस्करेज करना है तो सीधी बात है कि कोई भी कार से जाएगा तो वो पार्किंग कॉस्ट देगा। अगर आप पार्किंग कास्ट को बढ़ा दें या पार्किंग फैसिलिटी हैं उसको कम कर दें तो कार छोड़ करके लोग बस से आना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग उसको भी अपना चेंज कर सकते हैं, जो ट्रेवल बिहेवियर है। तो जितनी ज़्यादा आपको जैसे फैसिलिटी आपको मिलेगी उतना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उसको। फिर इलेक्ट्रिक, जब क्लाइमेट इज़ बिकम वेरी इम्पॉर्टेंट कि इमिशंस जो है वो कम से कम हो। और तो अभी जैसे कल परसों यहाँ भी खड़ी थी 3-4 इलेक्ट्रिक बसेस, तो वो उस डायरेक्शन में ये काम हो रहा है कि भाई जैसे दिल्ली में या कई सिटीज़ में है तो वो उन्होंने कर दिया है कि इलेक्ट्रिक बसेस को यूज़ करना। अब यह है कि जो इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन होनी चाहिए, उनका प्रॉपर इफ़िशियंसी होना चाहिए, उनका चार्जिंग टाइम कम से कम होना चाहिए, उनकी कास्ट कम होनी चाहिए, कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब वो करते हैं तब वो तो अभी इंडिया ने 10,000 बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस का एम रखा है कि विद इन 2 ईयर्स हम लोग के पास में 10,000 बसेस जो होंगी वो इलेक्ट्रिक होंगी। तो वो उस पर काफ़ी इंसेंटिव दे रहे हैं और काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये है कि जो बैटरी बनती है वो सब चाइना में बनती है और चाइना ने ये वो कर लिया है मोनोपोली कि वो 85% ऑफ द जो लिथियम और जो उनका प्रोडक्शन होता है कोबाल्ट का, लिथियम का, जो मेटल हैं बैटरी की, वो सब चाइना ने, वो सब जितनी भी वर्ल्ड में माइंस हैं उनको सबको उन्होंने अरेंजमेंट कर लिया कि वो दे विल ओन दैट वन। पूरे वर्ल्ड का 50% जो है वो लिथियम वो ऑस्ट्रेलिया में होता है और करीब 40% कनाडा में होता है और बाकी वहाँ अपना जैसे कुछ साउथ जैसे अर्जेंटीना वगैरह है, चिली है, उसमें होता है। तो सेलेक्टेड कंट्री हैं जहाँ पर कि लिथियम का प्रोडक्शन होता है, मतलब वो माइन से निकलता है। पर जितना उसका जो मटेरियल है वो सब चाइना जाता है। चाइना उसको प्रोसेस करता है, उसको फिर यूज़ करके वो बैटरी बनाता है और फिर वो सब पूरे वर्ल्ड में वो सप्लाई करता है। तो ये है कोबाल्ट है तो वो एक अपना अफ्रीकन कंट्री है, वो मोनोपोली है उसका। तो वहाँ से भी जितना कोबाल्ट निकलता है वो सब चाइना जाता है। तो यहाँ पर भी जो अभी अपने पास जो गाड़ियाँ आती हैं ज़्यादा करके टाटा या महिंद्रा या लीलैंड, वो सब की जो बैटरीज़ हैं वो कंपोनेंट हैं वो सब ज़्यादा करके चाइना से इंपोर्ट होता है। थोड़ा बहुत कोरिया और जापान भी इसमें है, मतलब 15% उनका भी जो शेयर है। तो ये जो चीज़ें हैं वो उसमें ये है कि वो जो इलेक्ट्रिक में जाने में सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि इट इज़ ज़ीरो टेल पाइप इमिशन। तो वो लोग बोलते हैं ज़ीरो इमिशन, बट इट इज़ ए ज़ीरो टेल पाइप इमिशन कि जो भी आपका निकलता है एग्जॉस्ट से वो ज़ीरो होता है। पर जो वो इलेक्ट्रिसिटी जो चार्ज होती है
तो वो जो है वो आप कैसे जनरेट करते हैं, रिन्यूएबल से करते हैं, हाइड्रो पावर से करते हैं, कोल से करते हैं, या अपना फ्यूल ऑयल से करते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो वो है, प्लस मैन्युफैक्चरिंग में आपका कितना जो एनर्जी लगती है, कितना इमिशन होता है, बैटरी रिसाइकलिंग में कितना इमिशन होता है, ये सब स्टडी करके हम लोग बोलते हैं लाइफ साइकिल कास्टिंग और लाइफ साइकिल एनालिसिस, वो करना ज़रूरी है। तो इंसिडेंटली जब हम पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए तो हमको वहाँ पे पोजीशन जो मिली वो ट्रांसपोर्ट एनर्जी एडवाइज़र था ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के लिए, और जो ऑस्ट्रेलिया की जो पहली कार थी इलेक्ट्रिक कार, वो हमारी जिम्मेदारी थी कि आप इसको टेस्ट करें, इसको इवेलुएट करें और इसको लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करें, लोगों को कन्विंस करें कि भाई हम लोग को। तो उसमें फ़ायदा ये था कि जहाँ हम थे वहाँ का जो इंटायर 100% जो इलेक्ट्रिसिटी था वो हाइड्रो पावर था। तो उसमें प्रमोट करने में हमको बहुत आसानी हुआ, क्योंकि पहला क्वेश्चन लोगों का होता है कि भाई ये चार्ज कहाँ होती है, आप कौन सी इसको बिजली को यूज़ करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है कि रेंज कितना है आपका, कि भाई आप जब एक बार चार्ज करते हैं तो रेंज कितना है। तीसरा है कि कितना टाइम लगता है आपको चार्जिंग करने में। चौथा है कि आपकी इसकी कास्ट कितनी है, फिर कास्ट ऑफ मेंटेनेंस कितनी है, कास्ट ऑफ रिपेयर कितनी है। तो ये सब जो फीचर हैं ये लोग पूछते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं। तो आप ऐसे नहीं है कि भाई आपको दिखी सामने कल कन्विंस हो गए कि हाँ यस आई विल बाय द इलेक्ट्रिक कार, ये चीज़ नहीं है। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, डिटेल एनालिसिस। और ख़ास करके अगर आप जनरल पब्लिक या गवर्नमेंट फंड को यूज़ कर रहे हैं तो बहुत सारे, जैसे ये BRT है, अब उसमें ये है कि भाई जाना है तो इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस ही पे लगे कि वो क्लीन है। बट आपको ये पूरा एनालिसिस करना है कि भाई आपका चार्जिंग कैसे होता है, चार्जिंग टाइम कितना लगता है। जैसे हम लोग DTC में था, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में जब हम थे, तो मिनिमम हम लोग उसको पर डे एक बस को 250 किलोमीटर चलाते थे। अब अनफॉर्चुनेटली जितनी बसेस इलेक्ट्रिक इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई हैं वो 200 से ज़्यादा किसी का रेंज है। तो आपका जो 50 किलोमीटर जो हम उस बस को यूज़ करके, और फिर उस बस को ऐसा है कि अगर आप दूसरी शिफ्ट में लगाएं या फिर आप वो उसको इंटर स्टेट पे ले जाएं, तो हम लोग वो जब वहाँ से दिल्ली से ले जाते थे बसेस, चंडीगढ़ हुआ, जालंधर हुआ, मेरठ हुआ, तो 600 किलोमीटर चलाते थे। सेम ड्राइवर, सेम आपका कंडक्टर, वो 600 किलोमीटर, या दो शिफ्ट में हैं, दो ड्राइवर हैं, तो वो आपका 600 किलोमीटर बस जो है वो 600 किलोमीटर कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर इलेक्ट्रिक में ये है कि भाई आपको 200 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। दूसरा चीज़ है कि कैपेसिटी है। हम लोग की जो बसेस थी वो 55 सीटर्स थी, और जबकि इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो 40 सीटर आ रही हैं, तो आपकी जो कैपेसिटी है वो कम हो गई। आपका यूटी टाटा न्यूज़ जो है जयपुर से देहरादून तक जाती है वन गो में। हाँ जी, तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए। हाँ, तो वही है, मतलब कि उसमें देखिए तो उसमें जब हमने ऑस्ट्रेलिया में एक कंसल्टेंसी हमको मिला, जब हमने ये काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप बस के बारे में भी बात करिए। तो हमने काफ़ी स्टडी किया उस सिलसिले में। हम भोपाल भी आए थे। BHEL जो है वो हम लोग को 30 बसेस जो है वो अपना मिनी बसेस वो ऑलरेडी दिल्ली में चला रहा था। 87-90 की बात है ये। तो वो हम लोग बस जो दिल्ली में चलाते थे तो वो गांधीनगर से चांदनी चौक चलाते थे। तो फिर हमने इनसे कांटेक्ट किया BHEL से, उन्होंने बुलाया भी हमको कि, तो उन्होंने कहा हम एक आपको 50 सीटर जो बस है वो कन्वर्ट करके उसमें बैटरी लगा के आपको दे देंगे। तो वो हमने, तो उसी बीच में फिर हमने जर्मनी से कांटेक्ट किया। तो जर्मनी ने कहा कि हमारे पास मिनी बस है जो 28 सीटर है, पर उसमें ब्यूटी जो ये है कि वो एक तो कार्बन फाइबर है, तो कार्बन फाइबर जो मजबूत भी होता है और हल्का भी होता है। तो एक तो ये चीज़ें हैं, और दूसरा उनकी ऑलरेडी करीब 200 बसेस जो हैं वो ऑपरेशन थी, वो ऑलरेडी चल रही थी। और तीसरा उसमें जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज था कि उसमें जो बैटरी सिस्टम था वो स्वैपिंग ऑफ बैटरीज था, कि आप एक बार गाड़ी गए वहाँ पे, जैसे आप टर्मिनल पे गए, आपके पास 15 मिनट का ब्रेक है, उसमें जैसे कि आपका DVD या कैसेट VCR आप लोग जानते होंगे, उसमें बटन दबाया, अंदर चला गया, दूसरा निकल आया,
तो वो सिस्टम उसमें था। तो वो चीज़ टेक्नोलॉजी उस समय करी, हमने सबमिट करा रिपोर्ट, ऑस्ट्रेलिया वाले ने कहा कि हाँ हम लोग करेंगे, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो उसके बाद में फिर वो टेक्नोलॉजी फिर नहीं आ पाई, मतलब वहाँ पर, कि उन्होंने कहा कि इट इज़ कॉस्टली सिस्टम। पर अब जो है इस समय अगर आप देखेंगे एक्टिवा है, जैसे अब एक्टिवा में वो बैटरी स्वैपिंग का प्रोविज़न अब आने लगा है। ताइवान की एक कंपनी है, उसके साथ में होंडा का जो कोलैबोरेशन है, तो उसमें अब जो नई आएंगी उसमें आपका जैसे 2 बैटरी रहेंगी, उसमें से एक बैटरी आप स्वैप कर सकते हैं, जा कर के चेंज कर सकते हैं, क्योंकि रेंज इज़ ए वेरी बिग प्रॉब्लम और चार्जिंग टाइम इज़ ए बिग प्रॉब्लम विथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। दूसरा नियो है, वो कार भी और बस भी चाइना की कंपनी है, वो सब जगह अब इंट्रोड्यूस कर रही है, उसमें स्वैपिंग ऑफ बैटरीज है। नेक्स्ट प्लीज़। तो इसी तरह से जैसे सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल है, फिर वो टैक्सीज़ में ये बहुत यूज़फुल हो रहा है। तो जो अभी ह्यूमन एरर होती थी, जो अभी तक बोलते थे कि भाई ह्यूमन एरर इज़ द मेन काज ऑफ रोड क्रैशेस, तो वो जो है अगर आपने ह्यूमन को निकाल दिया और अगर टेक्निकली ये सब करा जा सकता है तो, और ये काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा है। तो जैसे सिंगापुर में अब टैक्सीज़ हैं, काफ़ी हद तक वो चलने लगी हैं। कैंपस में बसेस चल रहे, बहुत सारे कैंपस में जो है वो, क्योंकि वहाँ रूट डिफाइंड है, लो वॉल्यूम, उस टाइप की सिचुएशन में इट इज़ वेरी यूज़फुल। ऑटोमेटिक व्हीकल इज़ आई ऑलरेडी टोल्ड कि उसमें सब ऑटोमेटिक है, अपने आप सेंसर लगे हुए हैं और वो चला जाता है। कनेक्टेड व्हीकल है, ये पूरा मतलब एक से एक गाड़ी दूसरी से बात कर रही है, वो सिग्नल से बात कर रही है। जैसे बसेस को है, बसेस को प्रायोरिटी देने के लिए हम लोग ने एक उसको ट्रांसपोंडर बोलते हैं उसको, एक डिवाइस है, वो हर एक बस ड्राइवर को दे देते हैं। तो जब वो बस ड्राइवर आता है, बस आती है सिग्नल के ऊपर, तो उसको एक बस लेन या थोड़ा सा वो जो है आपका करीब 100 मीटर, वो एक बस लेन में उसको ले लेते हैं। जो 4 लेन है उसमें से एक लेन उसको बस को दे दिया, उस पर कलर्ड पेंटिंग भी कर दिया और उस पर लिखा है कि बस लेन है, तो वो उसमें जाता है। अगर वो रेड है, जब वो आता है, अगर वो रेड दिखता है तो वो बटन उसके आने के पहले वो बटन दबा देता है, तो उसको ग्रीन मिल जाता है, बाकी सब लोग वेट करते हैं। तो दैट इज़ ए बस प्रायोरिटी। तो वो है कि अपना बस वाला जो, क्योंकि बस जो है वो पीपल मूवर है, वो उसमें मैक्सिमम लोग, वो कार जो है अगर आप 40 कार लेंगे तब जा कर के एक बस, या 60 कार लेंगे तब एक बस जाएगी। तो बस कैन कैरी 60 पीपल एट ए टाइम, और अगर दिल्ली की बसेस हैं तो वो तो 200 को भी ले जाती हैं। तो इट डिपेंड्स है कि आप तो जो पीपल को प्रायोरिटी जो देना है, तो उसके लिए उसको अपना इस टाइप का अरेंजमेंट किया जाता है। और इट इज़ वेरी कॉमन नाउ इन इंडिया। तो कभी भी किसी को मौका मिले बस के ऑपरेशन के बारे में, तो ये वन शुड यूज़ दिस टेक्नोलॉजी। फिर सेम लेन है, देखिए अब आपका जैसा है तो वो उसको आप बंद कर सकते हैं, उसको स्लो डाउन कर सकते हैं, कंजेशन बता सकते हैं, उसको क्रॉस कर सकते हैं, उसको आप स्पीड लिमिट बता सकते हैं। तो ये दीज आर ऑल फ्लिकरिंग लाइट्स जो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते हैं। तो उसमें आपका जो ऊपर लगा हुआ है, और इसी तरह से जो हमने बताया वेरिएबल स्पीड साइन, सेम स्पीड जो है वो 40 भी दे सकता है, 60 भी दे सकता है, 80 भी दे सकता है, 100 भी दे सकता है, 120 भी दे सकता है। तो यू नीड नॉट चेंज द साइन इटसेल्फ। सो इलेक्ट्रॉनिक साइन है, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक कंडीशंस, डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशंस, you can always change that one, and this is the need of the hour today। एक ये और दूसरा ऑडियो टेक्टाइल लाइन मार्किंग, ये 2 चीज़ें अगर हम लोग ले आए तो हम लोग काफ़ी कुछ हद तक अपना जो हताहत की संख्या है, कैजुअल्टीज़ हैं, उसको हम लोग कम से कम 50% कम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। तो वही है, उनका डिस्क्रिप्शन है कि भाई ऑटोमेटेड का क्या मीनिंग है और शेयर्ड का क्या मीनिंग है। नेक्स्ट प्लीज़। ओके, थैंक यू।
तो इस पे बहुत सारा आप अगर आप देखेंगे यूट्यूब पर और इस पे गूगल पर बहुत मटेरियल है और बहुत अच्छे अच्छे आपको ये सब चीज़ें लाइव भी देखने को मिल जाएगा। वो सब आई विल गिव आल्सो एक लिस्ट की क्या क्या आप इसमें देख सकते हैं। तो सेफ सिस्टम है, ये ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस हैं, ट्रैफिक कामिंग डिवाइसेस हैं, और फिर ये इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, वे रोड डिज़ाइन है। तो सेफ्टी के ऊपर क्या क्या आप काम कर सकते हैं, सेफ्टी मैनेजमेंट है, वो सब चीज़ें जो हैं वो, क्योंकि जब तक आप देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। प्लस उसको आप अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हैं कि जब भी आपके पास फुर्सत हो बैठ करके आप उसको आराम से देख सकते हैं। और नाउ दैट इज़ अगेन द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये सर जो हमारे क्लस्टर्स डेवलपमेंट होंगे ना सर, उनमें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको। हाँ, स्मार्ट सिटी जैसे है, अभी स्मार्ट सिटी का जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ हमने बताया, और लकीली देयर आर मैन्युफैक्चरर नाउ इन इंडिया जो फॉरेन कोलैबोरेशन से कर रहे हैं या खुद अपना डेवलप कर रहे हैं, अपनी उनकी R&D टीम है। जैसे एडोर बताया कि वो पुणे में है, उन्होंने इस मामले में काफ़ी काम करना शुरू किया है। दिल्ली में हैं, तो इस टाइप की जो इवन 3M जो है वो साइन अपना ये कि आपका स्पीड क्या है, उस टाइप का एक पूरा काउंटर जो है वो ला रहे हैं। और फिर दूसरा है कि अब इवन जो सिग्नल, ये जो लाइन है, मार्किंग है, वो इल्यूमिनेट होती हैं। तो अभी तक जो हम लोग की लाइन मार्किंग था वो एक तरह से कह लीजिए कि वो पैसिव था, कि मतलब उसमें आप सिर्फ पेंट कर देते थे। अब जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, वो जो लाइन है वो जैसे ही गाड़ी आएगा वो इल्यूमिनेट होने लगेगा। तो पूरा लाइन जो है वो इल्यूमिनेट होगा, आपका पूरा सब कुछ आपको दिखा, साइन जो है वो इल्यूमिनेट हो जाएंगे। तो सेंसर्स और टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन जो है वो बहुत यूज़फुल है। यह है कि थोड़ा टाइम लगता है और लिटिल बिट शुरू में थोड़ा कॉस्टली होते हैं, बट जब वो मास प्रोडक्शन होने लगता है